तो इन द लास्ट क्लास हम लोग डाटाबेस का बेसिक कंसेप्ट समझ चुके हैं। आज हम लोग डाटाबेस कैसे क्रिएट होगा और कैसे इसको यूज कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो वी आर गोइंग टू लर्न द कंसेप्ट अबाउट द एम एस एक्सेस। सो फॉर द एम एस एक्सेस आपको यहाँ पे सर्च में टाइप करना पड़ेगा एक्सेस। तो आपका एम एस एक्सेस सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन होगा। एंड देन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा ब्लैंक डाटाबेस, जिससे कि हम एक नया डाटाबेस क्रिएट करेंगे। तो ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा कि किस जगह पे आप सेव करना चाहते हो उस डाटाबेस को। तो एंड डाटाबेस का नाम क्या होगा। यू कैन ब्राउज टू सेव द टू चेंज द लोकेशन। अगर आपको लोकेशन चेंज करना है तो कर सकते हो। अदरवाइज जो डिफॉल्ट लोकेशन है वो है सी ड्राइव यूजर PWC डॉक्यूमेंट्स लाइक। और अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। एंड ये है फाइल का नाम, दैट इज की डाटाबेस का नाम। तो डाटाबेस का नाम हम जो भी देना चाहे, डिजाइन 2023 क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने से ये पूरा विजार्ड वेट एक्सेस होगा। आप बोलोगे कि एसक्यूएल फिर किस लिए पढ़ा, तो एसक्यूएल हम लोग जब कोड लिखेंगे तब हम लोग एसक्यूएल को यूज करेंगे। अभी यहाँ पे एक विजार्ड सिस्टम है। विजार्ड करने का मतलब पूरा जीवा इंटरफेस है, जिसके थ्रू हम लोग टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक डाटाबेस के अंदर हम लोग मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। और टेबल्स को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे जैसे बाय डिफॉल्ट देखिए एक टेबल का कॉलम्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे कॉलम क्रिएट कर सकते हो। तो अभी हम इस व्यू को क्लोज करते हैं एंड एक नया टेबल क्रिएट करने के लिए तो क्रिएट मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे तो फिर से ये आ रहा है। इसको हम लोग डिजाइन व्यू में ओपन कर सकते हैं। तो हमको जो टेबल क्रिएट करना है, सपोज यूजर रजिस्ट्रेशन से लेकर हम करना चाहते हैं, तो यूजर रजिस्ट्रेशन टेबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, तो ये देखिए आपका डिजाइन व्यू पे मेरा टेबल खुल गया है। और यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पे आईडी डाल सकते हैं। आईडी ऑटो नंबर यहाँ पे एक फील्ड है। जो डाटा टाइप है उसमें ऑटो नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका नंबर जो होगा वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। तो ये बेटर ऑप्शन है यहाँ पे। एंड दिस इज द प्राइमरी की फील्ड। जैसे मैंने बताया था कि अगर हम नहीं चाहते कि डुप्लीकेट वैल्यू क्रिएट हो, तो यहाँ पे प्राइमरी की हमको बनाना पड़ेगा। तो प्राइमरी की देखिए ये जो की शो कर रहा है ये प्राइमरी की है। अदरवाइज हम राइट क्लिक करके इसको प्राइमरी की पे क्लिक करेंगे तो ये प्राइमरी की एसोसिएट हो जाएगा, मतलब ये कांस्टेंट लग जाएगा प्राइमरी की का। इसके बाद का हमको अपना जो भी फील्ड है जिसको कि हम रखना चाहते हैं उसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो सपोज यूजर नेम होगा तो यूजर का यू नेम करके हम एक फील्ड बनाते हैं। और यहाँ पे जो डाटा टाइप है वो टेक्स्ट फॉर्मेट का होता है। इतना सारा डाटा टाइप आपको दिख रहा होगा। तो टेक्स्ट फॉर्मेट दैट इज की स्ट्रिंग फॉर्मेट दैट इज की वैरचर फॉर्मेट। तो यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन योर पैकेज ये चेंज होगा। कहीं पे वैरचर मिलेगा, कहीं पे कैर मिलेगा, वैरचर कैर टेक्स्ट स्ट्रिंग लाइक दैट। आपको डिफरेंट डाटाबेस में डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पे हमको मान के चलना है कि हम टेक्स्ट फॉर्मेट में इसको रखेंगे। एंड इसके साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज जो है वो है फील्ड साइज। तो फील्ड साइज हम जितना भी इसको एलोकेट करना चाहे, बाय डिफॉल्ट 255 कैरेक्टर्स है। और नीचे और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। अगर प्रॉपर्टीज उतना हम लोग को चाहिए होगा तो दे सकते हैं। बट यहाँ के लिए अभी हमको 255 कैरेक्टर्स यानी जितना साइज आप स्टोर करना चाहते हो मैक्सिमम वो यहाँ असाइन कर सकते हो। देन इसके बाद का क्या रखेंगे, हम लोग ईमेल आईडी रखेंगे। तो ईमेल आईडी का फील्ड लेते हैं और टेक्स्ट। और बाय डिफॉल्ट 255 कैरेक्टर्स आता है। आप कम करना चाहते हो तो इसको 200 कैरेक्टर्स लाइक दैट। देन पासवर्ड, पासवर्ड भी टेक्स्ट रख सकते हैं और पासवर्ड का कैरेक्टर इतना ज़्यादा नहीं होगा तो हम 20 रखते हैं। देन और भी जो भी फील्ड आप रखना चाहते हो लाइक सिटी, सिटी अगेन टेक्स्ट और ये 100 हम लोग रखेंगे। एंड देन अगर मोबाइल नंबर भी रखना चाहते हो तो मोबाइल। एंड मोबाइल में फिर यहाँ पे आप नंबर ले सकते हैं। एंड नंबर में आपका लॉन्ग इंटीजर बाय डिफॉल्ट साइज है। एंड अगर डेट ऑफ बर्थ भी लेना है तो DOB ले सकते हैं।
और डेट ऑफ बर्थ के लिए हम यहाँ पे डेट एंड टाइम फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फील्ड है जो कि मैंने सेलेक्ट किया है। आप और भी फील्ड डाल सकते हो, बट फिलहाल मैं इतने फील्ड पे चल रहे हैं और इतने फील्ड पे हम लोग इसमें जो भी टास्क हो सकता है वो टास्क परफॉर्म करेंगे। तो कुछ जो हम लोग एसक्यूएल लर्न किए थे उसका जो टास्क है वो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अभी विजार्ड बेसिस पे कर रहे हैं। विजार्ड बेसिस मतलब जीयूआई इंटरफेस पे कर रहे हैं। और अगर इसका हम बाकी का टास्क करेंगे जो कि सी शार्प के थ्रू कोडिंग करेंगे, जब हम वेबसाइट से इंटरेक्ट कराएंगे, तो ये बेसिकली अभी हम लोग डाटाबेस ऑपरेशन सीख रहे हैं। तो ये मेरा एक टेबल रेडी हो चुका है। अब इस टेबल को हम क्लोज कर सकते हैं। अब अगर इसमें डाटा एंट्री करना है, कुछ सैंपल डाटा एंटर करेंगे, क्योंकि जो एक्चुअल डाटा है वो तो हम लोग फ्रंट एंड से इंटरेक्ट करके लाएंगे। मतलब फ्रंट एंड से जो डाटा आएगा वही डाटा मेरा बैक एंड में स्टोर होगा। बट यहाँ पे कुछ सैंपल डाटा इंसर्ट करते हैं। कुछ सैंपल डाटा इंसर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। तो ये देखो तुम्हारे लिए फील्ड रेडी कर दिया है। अब आईडी जो कि ये खुद से जनरेट करेगा, तो यहाँ पे आईडी हम नहीं देंगे। यूजर नेम, जो भी यूजर नेम डालना है, सपोज, फिर ईमेल आईडी, लाइक, देन पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आपको रखना है वो पासवर्ड रखिए। सिटी, तो जो सिटी आप रखना चाहते हो। मोबाइल नंबर, लाइक दैट, मोबाइल नंबर। नंबर आई थिंक ये इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्शन के लिए कैलेंडर इसने लगा दिया है। अब जो भी डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो या फिर लिख भी सकते हो। बट अभी तो हम यहाँ पे कुछ भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये अपने आप एक फॉर्मेट दे देता है डेट ऑफ बर्थ का। और इसको हम कंट्रोल S प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को जो डिजाइन था मोबाइल के लिए, ये लॉन्ग इंटीजर के जगह पे मुझे इसका मोबाइल नंबर का लॉन्ग इंटीजर के जगह पे मुझे डबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग इंटीजर में 10 डिजिट नहीं ले रहा है। तो डेफिनेटली वी हैव टू चेंज दैट। अब यहाँ पे आकर हम ये डाल सकते हैं। तो ये 10 डिजिट मोबाइल नंबर स्टोर कर लिए। और ये इस तरह से आपको जितना भी रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर करना है कर सकते हो। सपोज हम दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करें, देखो आईडी ऑटोमेटिकली 2 जनरेट हो गया। और यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस है इस तरह से हम डाल दिए, पासवर्ड, सिटी, देन मोबाइल नंबर, देन डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हम लोग लिख भी सकते हैं, डैश डैश 2000, लाइक दैट। तो ये आपका सेव हो गया रिकॉर्ड। आप इस टेबल को बंद भी कर दोगे और फिर से ओपन करोगे तो ये आपका रिकॉर्ड चूंकि सेव है तो ये आपको दिखेगा। तो इस तरह से ये आपका दो कमांड जो हम लोगों ने एसक्यूएल पढ़ा था, उस दो कमांड का ये आपको एग्जांपल दिख गया। फर्स्ट है क्रिएट टेबल और सेकंड है इंसर्ट। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग जीयूआई इंटरफेस पे काम कर रहे हैं इसका, तो ये बहुत आसान लग रहा है। लेकिन इसका कमांड लिखने पे थोड़ा सा, जैसे आपने देखा भी होगा कि एसक्यूएल जब हम लिख रहे थे तो एसक्यूएल लिखने पे थोड़ा सा आपको समझने में ज़्यादा कुछ लग रहा होगा। बट यहाँ पे बहुत आसानी से काम कर रहे हैं। अब अगर हम चाहते हैं इससे डाटा फेच करना, तो यहाँ पे डाटा फेच करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट वे है। क्योंकि हम यहाँ पे पूरा जीयूआई इंटरफेस पे काम कर रहे हैं। अदरवाइज आप अगर डाटा फेच करना चाहते हो तो सिंपल विजार्ड का भी यूज कर सकते हो या फिर क्वेरी भी लिख सकते हो।
तो अभी तो पूरा जीवा इंटरफेस है, तो यहाँ पे क्वेरी विजार्ड है, यहाँ पे क्वेरी डिजाइन है। तो क्वेरी विजार्ड से भी आप क्वेरी बना सकते हो कि किस टेबल से क्या डाटा आपको फेच करना है एंड किस तरीके से करना है। तो सिंपल क्वेरी विजार्ड ओपन कर रहे हैं हम, और यहाँ पे किस किस फील्ड को लेना है। तो जैसे सेलेक्ट हम लोगों ने करा था, तो सेलेक्ट के लिए सारे फील्ड को लेना है या पर्टिकुलर किसी फील्ड को लेना है, तो उस हिसाब से ये क्वेरी लिख देता है आपके लिए। हम सारे फील्ड को अगर ले रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं, फिर ये बोल रहा है कि डिटेल शो एवरी फील्ड ऑन एवरी रिकॉर्ड, ऐसा करना है या समरी शो करना है, जो भी आप बताओगे वो शो करेगा। और ये आपका क्वेरी लिख दिया, और अगर फिनिश करते हैं तो ये आपका एक क्वेरी लिखा गया। और क्वेरी जब रन कराएंगे हम लोग, तो ये देखो क्वेरी का आउटपुट आ गया। ये टेबल था और ये क्वेरी का आउटपुट है। और अगर हम देखना चाहते हैं कि इस क्वेरी में क्या क्वेरी इसने लिखा है, तो देखिए ये क्वेरी बनाया है सारा रिकॉर्ड सेलेक्ट करने का। और इसी को अगर हम यहाँ पे क्वेरी डिजाइन के लिए खोलेंगे, तो इस तरह से आपका आ जाएगा, जो अभी डिजाइनर उसने ओपन किया, यूज टेबल। और अगर हम डायरेक्ट क्वेरी लिखना चाहते हैं, दूसरे क्वेरी से लेना चाहते हैं, तो यहाँ ले सकते हैं, या फिर बोथ को यहाँ पे ला सकते हैं। तो टेबल को उठाते हैं, ऐड करते हैं। अब टेबल का किस फील्ड से आपको डाटा चाहिए, वो फील्ड आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये फील्ड आपको पूरा कहाँ मिलेगा, ये पूरा फील्ड, अरे हो गया close। तो ये कौन सा फील्ड आपको चाहिए, ये फील्ड आपको यहाँ पे मिलने लगेगा। तो ये टेबल आ चुका है आपका। अब सपोज हमको यूजर नेम चाहिए, सेकेंड ईमेल आईडी चाहिए, और थर्ड आपको सिर्फ पासवर्ड चाहिए। तो तीन ये मैंने कस्टमाइज किया, वहां पे ऑल सेलेक्ट किया था, अब मैंने कस्टमाइज कर लिया। तो अब इसको हम सेव कर देंगे। तो क्वेरी का नाम पूछ रहा है, क्वेरी का नाम आप दे सकते हो। सेव हो गया क्वेरी 1। अब अगर इसको हम रन कराएंगे, तो सिर्फ वही फील्ड आएगा जितने फील्ड को हम लोगों ने सेलेक्ट किया था। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्वेरी जनरेट कर सकते हैं क्वेरी विजार्ड के थ्रू। और बहुत आसान आपको लग रहा होगा, बहुत आसानी से हम लोग क्वेरी डिजाइन कर सकते हैं। और इसी तरह से हम लोग क्वेरी विजार्ड को भी यूज कर सकते हैं या फिर डिजाइन कर सकते हैं, जैसा भी आपकी मर्जी। तो दोनों में से जो आपको फैमिलियर लग रहा है, या जिस तरीके से भी आपको आसान लग रहा है, वो आप यूज कर सकते हो। तो जब क्वेरी विजार्ड हम लोग यूज करते हैं, तो आप और भी इसमें सिंपल क्वेरी नहीं करके, यहाँ पे डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड या अनमैच क्वेरी, बहुत सारे टाइप से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो क्वेरी विजार्ड में मान के चलो, अच्छा इस वाले क्वेरी पे ये काम कर रहा है, इसको ऐसे किए, नेक्स्ट, मॉडिफाई द डिजाइन। अगर आप चाहो तो फिर से मॉडिफाई भी कर सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारा फीचर्स है जो आप यूज कर सकते हो, और ये आपका बहुत आसानी से क्वेरी बना सकता है। तो ये आपका डाटाबेस रेडी है। अब इस डाटाबेस पे हमको क्या चाहिए, अब इस डाटाबेस पे हमको चाहिए फ्रंट एंड से इनपुट, क्योंकि मेरा जो फ्रंट एंड बना हुआ है, और हम कहाँ इसको यूज कर रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम लोग जो हम लोग का डाटा वेबसाइट से फिल होगा, वो डाटा यहाँ डाटाबेस में स्टोर होना चाहिए। दैट इज आवर मेन मोटो। तो हम लोगों ने डाटाबेस का एक स्ट्रक्चर बना लिया, और हमको यहाँ पे क्वेरी लिखने से कोई मतलब नहीं है। ये क्वेरी जस्ट आपको मैंने एक्सेस का एक ओवरव्यू दे दिया। यहाँ पे एक्सेस में हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं। ये एक मिनी डाटाबेस के रूप में यूज होता है, जहाँ पे एक लिमिट है सारे कुछ का। 8 DBMS पैकेज है, बहुत ज़्यादा इसमें फ्लेक्सिबिलिटीज नहीं होते, बट स्टिल यू कैन यूज। तो इतना सारा टास्क हम लोग यहाँ पे बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। अब जब हम लोग को फ्रंट एंड से ये काम करना पड़ेगा, मतलब फ्रंट एंड से हम चाहेंगे कि मेरा जो डाटा है जो यूजर फिल कर रहा है, वो डाटा यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए अब हमको पढ़ना पड़ेगा ADO.NET। ठीक है, ADO.NET पढ़ना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट है, जो कि .NET फ्रेमवर्क का पार्ट है। .NET फ्रेमवर्क का पार्ट है। ये एडियो डॉट नेट फ्रेमवर्क में इसलिए रखा गया है, क्योंकि जितना भी डाटाबेस कम्युनिकेशंस होगा, उसके लिए ये आएगा, मतलब ये टेक्नोलॉजी आएगा। ये एक टेक्नोलॉजी, जैसे ASP.NET हम लोगों ने पढ़ा ना, उसी तरह से यहाँ पे ASP.NET के साथ साथ ADO.NET
और इसका जो कोडिंग होगा, जैसे ASP.NET में जो कोडिंग हम लोगों ने किया वो C# में किया, C# में ही कोडिंग करा, तो उसी तरह से ADO.NET का कोडिंग भी C# में मतलब C# में ही होगा। तो जिस तरह से हम लोगों ने क्लास फंक्शन को यूज करना सीखा है, उसी तरीके से यहाँ पे क्लास एंड फंक्शन यूज होगा। तो ActiveX डाटा ऑब्जेक्ट काम कैसे करता है और इसको कैसे हम लोग अपने फ्रंट एंड से इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड प्रोसेस के लिए C# लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो ADO.NET है, ये आपका .NET फ्रेमवर्क के स्टैक में एक टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू हम लोग डाटाबेस एक्सेस कर सकते हैं। तो डाटाबेस एक्सेस करने के लिए यहाँ पे 2 तरीका है। एक है कनेक्टेड मोड और दूसरा है डिस्कनेक्टेड मोड। तो कनेक्टेड मोड एंड डिस्कनेक्टेड मोड 2 तरीके से डाटाबेस एक्सेस कर सकते हैं। डिस्कनेक्टेड मोड, तो कनेक्टेड मोड और डिस्कनेक्टेड मोड का आप एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि जहां पे मुझे लाइव काम करना है और जहां पे मुझे रियल टाइम डाटा चाहिए, वहां पे हम लोग कनेक्टेड मोड में डाटा सर्व करते हैं। और जहां पे मुझे डिले में डाटा चाहिए या फिर हम कुछ समय के लिए डिस्कनेक्ट होके भी काम कर सकते हैं और फिर जरूरत पड़ने पे फिर से कनेक्ट करके डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, उस जगह पे हम लोग डिस्कनेक्टेड मोड पे डाटा ले सकते हैं। तो आप देखते भी होंगे जैसे बैंक वैंक का ATM काम करता है, वो कनेक्टेड मोड पे काम करता है, जहाँ पे आपका रियल टाइम डाटा रिफ्लेक्ट होता है, या बैंकिंग में बेसिकली ज़्यादातर कनेक्टेड मोड पे ही डाटा काम होता है। लेकिन डिस्कनेक्टेड मोड में आप देखते होंगे जैसे फेसबुक वगैरह है, क्या करता है कि आपको डाटा एक बार जो भी है उसके डाटाबेस में, वो आपको फेच करके आउटपुट दे देता है और फिर आपसे वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर आप जब क्लिक करते हो तो फिर से वो कनेक्ट होता है। तो इसको डिस्कनेक्टेड मोड बोलते हैं। तो कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड 2 तरीका है यहाँ पे जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। कनेक्टेड मोड आपको रियल टाइम डाटा रिट्रीव करके देगा, जो भी अभी डाटाबेस में है वो एकदम रियल आपको यहाँ पे फ्रंट एंड में दिखेगा। और डिस्कनेक्टेड मोड में क्या है कि वो कुछ समय, कुछ इंटरवल के बाद डाटा को अपडेट करेगा। वो इंटरवल आप तय कर सकते हो कि वो इंटरवल कितने देर का हो सकता है। वो हो सकता है कि आपका 5 मिनट का हो सकता है 10 मिनट का हो सकता है पूरे दिन का हो। क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा होता है जहाँ पे पूरा का पूरा दिन काम हो जाता है और फिर शाम में डाटा सर्वर पे अपलोड होता है। तो ऐसा देखते होंगे जैसे आधार कार्ड बनाने जाते होंगे, तो आप देखते होंगे आधार कार्ड का क्या होता है, बेसिकली वो कनेक्टेड मोड में काम नहीं करता है। वो क्या करता है, किसी-किसी जैसे अभी तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारा ऐसा जो कंसर्न्ड प्लेसेस है जहाँ पे आधार बन रहा होता है, वहाँ पे क्या करता है वो लोकल मशीन में वो पूरा डाटा सेव कर लेता है। जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है या फिर बहुत स्लो इंटरनेट है, तो वो क्या करता है वहाँ जाता है, वहाँ पे डाटा कलेक्ट कर लेता है और फिर डाटा लाकर सर्वर पे किसी अच्छी जगह पे इंटरनेट पे बैठ के या फिर शहर में आके उसको डाटा को अपलोड कर देता है। तो पहले जब शुरू-शुरू में आधार आया था ना, तो आधार कार्ड बनने में आधार कार्ड का डाटा सर्वर पे रिफ्लेक्ट करने में करीबन सप्ताह भर का भी टाइम लग जाता था। तो इस तरह से इसको डिस्कनेक्टेड मोड में भी काम करता है। पूरा का पूरा रेप्लिका क्या होता है, आपके लोकल सिस्टम पे रहता है और हम लोकल सिस्टम पे काम कर लेते हैं और फिर जब भी हमको इंटरनेट कनेक्शन मिल गया या फिर जब हमको ज़रूरत है, उस तब हम डाटा डाटा को अपडेट कर देते हैं। तो ये 2 मोड में काम करता है एडीओ डॉट नेट। और दोनों ही मोड में काम करने के लिए इसको क्या ज़रूरत होता है, जैसे बेसिकली ADO.NET का अपना एपीआई है पूरा। तो एपीआई में यहाँ पे नेम स्पेस के रूप में मिला हुआ है। नेम स्पेस हम लोग कुछ-कुछ पढ़े थे, याद होगा आपको। तो नेम स्पेस के रूप में एपीआई मिला हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारा एपीआई है, जिसको आपको यूज़ करना पड़ेगा, मतलब नेम स्पेस है जिसको आपको कॉल करना पड़ेगा और ये हर एक डेटाबेस के लिए अलग-अलग से मिलता है। तो आपको जैसे पता होना चाहिए कि किस डेटाबेस पे हमको डाटा कनेक्ट करना है, किस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है। तो जिस भी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करोगे, उसके लिए स्पेशलाइज़ यहाँ पे क्या है? नेम स्पेस है, स्पेशलाइज़्ड नेम स्पेस है। तो वो सारा नेम स्पेस किस डेटाबेस के लिए कौन-सा नेम स्पेस काम करेगा और कनेक्टेड मोड और डिस्कनेक्टेड मोड कैसे काम करता है, ये पूरा हम लोग
अब अगले क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि इसके लिए पूरा एक टाइम चाहिए होगा।